गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम बात करेंगे। जो दिल्ली सल्तनत व्यवस्था की जो राज्य व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की जो कानून व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, और जो दोस्तों सैनिक संगठन के बारे में हमने बात कर ली है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमने दोस्तों दिल्ली सल्तनत को कवर कर चुके हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली सल्तनत की जो राजस्व व्यवस्था है, उस राजस्व व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्व व्यवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के बात करेंगे, फिर बाद में हम राजस्व व्यवस्था को एक बार दोबारा से हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो सिक्कों की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो कॉइन है उस कॉइन की बात करेंगे। देखिएगा, जो सिक्कों का जो इतिहास है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। यानी कि पूर्व मध्यकाल की तुलना में इस काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यानी कि मध्यकालीन जो मिडवल एज है, उससे पहले की अगर बात करें तो उस मिडवल एज की तुलना में, मिडवल यानी कि पूर्व मिडवल एज की तुलना में इस काल, यानी कि जो अब मिडवल एज यानी कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है, उस दिल्ली सल्तनत में जो सिक्के होते थे, उसको कॉइन्स होते थे, उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। काफ़ी सिक्के प्रचलन में हुए दोस्तों इस सल्तनत काल में। देखिए दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का जो एक शासक था दोस्तों, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने मुद्रा का मानकीकरण करने का श्रेय है दोस्तों। एकमात्र यही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने मुद्रा का मानकीकरण किया, और उसने दो प्रकार के जो सिक्के चलाए दोस्तों, और बड़े फेमस है दोस्तों। एक का नाम है टक्का और एक का नाम है जीतल। ठीक है, तो टक्का और जीतल प्रारंभ करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, उसका नाम है दोस्तों इल्तुतमिश था दोस्तों, जो गुलाम वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो टक्का है, टक्का चांदी के सिक्के को कहा जाता था, और जीतल दोस्तों तांबे के सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टक्का और जीतल, यानी कि टक्का तो दोस्तों चांदी का सिक्का हुआ करता था, और जीतल दोस्तों तांबे का सिक्का हुआ करता था। देखिए दोस्तों, जो प्रारंभ में दिल्ली जो सुल्तान थे दोस्तों, इन दिल्ली सुल्तानों ने भारत में प्रचलित सिक्कों को अपनाया। हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, जो भारत में जो पहले चल रहे थे जिस सिक्के थे दोस्तों, उन्हीं को उन्होंने अपनाया था दोस्तों। और इसका उदाहरण हम यूँ कह सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर अपना नाम, और दोस्तों हमारे जो दूसरी तरफ है वो देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में पहले जो प्रचलित सिक्के थे, कुछ हद तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत में भी ये सिक्के प्रारंभ हुए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी के जो सिक्के मिले हैं दोस्तों, उस सिक्कों पर दोस्तों एक तरफ तो जो सिक्का होता था, यानी कि एक फलक पे तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का खुद का नाम अंकित था, और दोस्तों दूसरी तरफ जो फलक होता था, हमारी देवी लक्ष्मी की आकृति उस पर उत्कीर्ण थी दोस्तों। तो ऐसा आपको ये जो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए सिक्के थे दोस्तों, तो ये भारत में प्रचलित सिक्के कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत में भी चले। लेकिन दोस्तों इसके बाद में थोड़ा सा काफ़ी मतलब थोड़ा अंतर होता है सिक्कों के अंदर, देखेंगे उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का शासक था दोस्तों, और इस तुगलक वंश के शासक ने दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए दोस्तों। अब क्या क्या प्रयोग किए, यानी कि उसको काफ़ी चेंजेस उसने किया है। क्या किया है दोस्तों, कि दोस्तों इसने सोने का एक नया सिक्का चलाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों इस मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का, और उस सोने के सिक्के का नाम दिनार था दोस्तों। और दोस्तों इस दिनार यानी कि नाम देने का श्रेय दोस्तों जो इब्न बतूता है दोस्तों, यानी कि जो मोरक्को का जो एक विद्वान है, इतिहासकार है ना, यात्री है, जो 1333 में भारत में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और उसने इस सोने के सिक्के को दिनार नाम से अंकित किया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, और इस सिक्के का नाम दिनार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इब्न बतूता। और दोस्तों इब्न बतूता ही दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था, और जिसने आपको पता है दोस्तों एक रेहला नामक एक किताब लिखी थी दोस्तों। इस रेहला नामक किताब में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख, या हम कह सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो रेहला नामक एक किताब लिखी इब्न बतूता के द्वारा, जिसने
सॉरी दोस्तों, मोरक्को का रहने वाला था दोस्तों। ठीक है, तो इब्न बतूता के बारे में ये अभी हम एक अलग से जो वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी इतिहासकार हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने एक चांद सोने का सिक्का जारी किया, जिसका जिसका नाम दोस्तों दिनार रखा। और दिनार दोस्तों इसी के शासनकाल में जो मोरक्को का जो यात्री था 1333 में भारत में आता है, उसका नाम है इब्न बतूता दोस्तों, और इसने इसका नाम दिया दिनार। और इसने एक किताब लिखी, रेहला नामक किताब लिखी थी दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन सोने और चांदी के सिक्कों को बदल दिया, है ना, बदल कर एक अलग से एक सिक्का चलाया था जिसका नाम तो दोस्तों क्या है, अदली। याद रखना दोस्तों, अदली। अदली एक सिक्का चलाता है अदली। ये दोस्तों चांदी और सोने का एक मिक्सअप रूप है दोस्तों, बदल कर ये जारी किया था। और जिसका वजन दोस्तों क्या था, यानी कि 140 ग्राम चांदी के सिक्के के बराबर हुआ करता था। जो अदली नामक जो सिक्का था दोस्तों, उसका वजन 140 ग्राम चांदी के सिक्के के बराबर हुआ करता था। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो याद रखना क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों ये सोने का सिक्का जारी किया जाता है जिसका नाम दिनार होता है। फिर दोस्तों सोने और चांदी के सिक्कों को बदलकर दोस्तों एक अदली नामक सिक्का चलाया, जो दोस्तों 140 ग्राम चांदी के सिक्के के बराबर होता था दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक वो बात की थी दोस्तों, जो इल्तुतमिश ने टका और जीतल चलाया। जीतल दोस्तों तांबे का होता था और टका चांदी का हुआ करता था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार और एक अदली नामक सिक्का जारी किया। अब देखिए दोस्तों, एक फिरोज शाह तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते हैं दोस्तों, उनकी बात हम कर लेते हैं दोस्तों। जो फिरोज शाह तुगलक है ना, उसने तांबे और चांदी दोनों सिक्कों को मिक्सअप किया दोस्तों, यानी कि तांबे के सिक्के को और चांदी के सिक्कों को मिक्सअप करके एक नया सिक्का जारी किया। दो नए सिक्के जारी किए दोस्तों। एक तो अद्दा, ठीक है दोस्तों, अद्दा समझ में आ रहा है दोस्तों, उस अद्दा क्या है, यानी कि इसको आधा कह सकते हैं आप, इसको अदर वे मत ले जाइएगा। ठीक है, अद्दा जिसको हम वैसे शराब भी कह सकते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अलग समझिएगा, यानी कि अद्दा, अद्दा यानी आधा, और एक होता है बीस यानी कि चौथाई। यानी कि ये दो सिक्के जारी किए किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों। और ये दोनों दोस्तों तांबे और चांदी के दोनों सिक्कों को मिक्सअप करके ये बनाया गया था, जिसको अद्दा यानी आधा और बीस यानी कि चौथाई कहा गया है इसको दोस्तों। इसने एक चांदी का अलग से एक सिक्का जारी किया उसने, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे चांदी के सॉरी दोस्तों तांबे के सिक्के को, और तांबे के सिक्कों को उसको कहा गया दिरहम। याद रखिएगा दोस्तों, दिरहम एक सिक्का था जो तांबे का सिक्का था दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ से आपको बात समझ में आई दोस्तों, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तांबे और चांदी के दो सिक्के चलाए, जिसको हम कह सकते हैं, यानी मिक्सअप करके सॉरी तांबे और चांदी के सिक्कों को मिक्सअप करके दो सिक्के चलाए, एक तो अद्दा और एक बीस। ठीक है, इसके अलावा एक तांबे का सिक्का ही जारी किया जिसका नाम है दिरहम कहा गया उसको। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सल्तनत काल में दो अन्य सिक्के भी जारी किए। एक इसको दांग यानी कि तांबे का था एक संसगनी, ये था दोस्तों चांदी का। ठीक है, तो दांग तांबे का सिक्का था और संसगनी था, वो क्या था, चांदी का सिक्का था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भारत में तुर्की जो सुल्तानों की जो आर्थिक जो नीति थी दोस्तों, मुस्लिम कानून विदों की जो हनफी विचारधारा पर आधारित थी। यानी कि जो आर्थिक नीति थी ना दोस्तों, किनकी, मुस्लिम जो तुर्क सुल्तानों की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की, वो दोस्तों मुस्लिम जो कानून जो विद होते थे उनकी जो हनफी जो विचारधारा उस पर आधारित थी, जिसे वित्तीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, जबकि इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत बगदाद के जो मुख्य काजी थे दोस्तों, इसको अबू याकूब के नाम से जाना जाता है। और उसने एक किताब लिखी थी, किताब उल खराज। इसके अंदर अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी बातें बताई गई और अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी जो अबू याकूब है उसकी किताब उल खराज से हमें मिलती है दोस्तों अब बात करते हैं जो राजस्व व्यवस्था है, यानी कि जो रेवेन्यू सिस्टम है दोस्तों, उस रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा सल्तनत काल में 5 प्रकार के टैक्स हुआ करते हैं। वैसे तो काफ़ी टैक्स है दोस्तों, जो मोस्टली 5 प्रकार के टैक्सों को हम देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको जो पढ़ा दिया है इससे पहले जो वाले जो वीडियो है उनके अंदर मैंने जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो टैक्स व्यवस्था थी, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम था, उसके बारे में मैंने काफ़ी बता दिया है। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा। देखिएगा पहला जो टैक्स था दोस्तों, उसको उस्र कहा गया है।
ठीक है। देखिए उसर क्या है, ये दोस्तों 5% से लेकर 10% तक लिया जाता था, और दोस्तों ये सिर्फ मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था, ठीक है, उसरे। इसके अलावा दोस्तों खराज है, खराज दोस्तों यानी कि 33.33% से लेकर 50% तक ये खराज टैक्स लिया जाता था, और दोस्तों ये दोस्तों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो दोस्तों काफ़ी अंतर है कि नहीं यहाँ पे, यानी कि देखो मुसलमानों से तो सिर्फ 5 से लेकर 10% ही लिया जाता था, लेकिन गैर मुसलमान दोस्तों इसमें गैर मुसलमान में सभी आ गए, यानी कि जो मुसलमानों के अलावा जो भी धर्म होते थे उस वक्त, उन सब यानी कि हिंदू है, काफ़ी सारे के सारे इसी में आ गए, उनसे दोस्तों ये खराज नामक टैक्स लिया जाता है। दोस्तों ये 33.33% से लेकर 50% से भी ये तक ये टैक्स लिया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये होता है। इसके बाद देखो खुम्स, देखिएगा दोस्तों ये खुम्स क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे खुम्स होता है, जैसे लूट का जो माल होता था, हम यूं कह सकते खानों के अंदर जो मिलने वाला माल या भूमि के अंदर दबे पड़े जो धन होता था, उसके ऊपर ये टैक्स लगता था, जिसको हम खुम्स कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता था कि जो 20% यानी कि जो लूट का जो माल था, यानी कि जो खुम्स नामक जो कर था ना, जो लूट का माल था, उसका 20% तो राज्य का इसके ऊपर अधिकार होता था, और 80% दोस्तों जो सैनिक हुआ करते थे उन पर अधिकार था। जैसे मान लेते कोई सेना अपने अभियान पे जा रही है, तो वहां पर लूट का सामान मिल गया है, कोई लूट का जो भी सामान है उस पर तो 20% तो राज्य का अधिकार होता था, और 80% जो सैनिक हुआ करते थे उन पर उनका अधिकार हुआ करता था। तो ये याद रखिए, जो खुम्स होता था, जो लूट का माल होता था, उस पर यह टैक्स लगता था दोस्तों। परंतु दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कई सुल्तान थे ना, ये सुल्तान 4/भाग में अपने पास ही इस लूट के सामान को अपने पास ही रखते थे दोस्तों। अगला है 5वां जकात है। जकात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये धार्मिक कर होता था, और दोस्तों ये धार्मिक कर मुसलमानों से ही लिया जाता था, और दोस्तों ये इतना लिया जाता 2% से लेकर 2.5% से ही प्रतिशत तक ही लिया जाता था, जिसको हम जकात नामक धार्मिक कर कह सकते हैं। एक होता था जो जजिया कर, दो जजिया कर, ये भी दोस्तों एक धार्मिक कर हुआ करता था, ठीक है। तो ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था वो दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ये जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था, और जकात होता मुसलमानों पर लगता था। तो दोस्तों वो 2% से लेकर 2.5% तक ही उस पर मुसलमानों पर से लिया जाता था, और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी दोस्तों ये जजिया कर लगा दिया था दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़कर किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान लेने की पद्धति नहीं रखी, बल्कि पैमाइश का अनुमान करके ही लगान निश्चित कर दिया जाता था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में दोस्तों दो ही ऐसे सुल्तान हुए हैं, एक दोस्तों खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और दोस्तों दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का जो शासक था। इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी जो सुल्तान है वो भूमि की पैमाइश करे बगैर ही वो क्या करता था, लगान निश्चित करता था। लेकिन ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो पैदावार को देखकर दोस्तों यानी कि पैमाइश करके टैक्स लिया करते थे, लगान कर लगाते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्त फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सरब नामक सिंचाई कर उत्पादन का 10% लिया जाता था। यानी कि तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों उसने किसानों के लिए सिंचाई के लिए जो नहरें काफ़ी खुदवाई है दोस्तों, के नहरों का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि टैक्स लेना तो बनता है दोस्तों सिंचाई कर के ऊपर। तो दोस्तों ये क्या करता था, एक सिंचाई कर होता था जिसका नाम है हक ए सर्ब, और दोस्तों ये था जो उपज होती थी, जो प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन का 10% ही वो ये हक ए सर्ब यानी कि सिंचाई कर लेता था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है दो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य 2 प्रकार के कर और लगाए थे, एक तो मकान कर लिया था और एक चराई कर लिया जाता था। और दोस्तों ये दुधारू पशुओं पर लगता था दोस्तों चराई कर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों और बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा व्यापारिक कर यानी कि जो ट्रेड टैक्स हुआ करता वो भी लेता था दोस्तों। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी व्यापारिक कर भी लेते थे, और दोस्तों ये हिंदुओं से भी लेता था और मुसलमानों से भी लेता था दोस्तों। मुसलमानों से सिर्फ 2.5% लेता था, और हिंदुओं से दोस्तों 5% लेता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 कर होते थे, यानी कि व्यापारिक कर होता था, ठीक है, जिसमें हिंदुओं पर 5% और मुसलमानों से 2.5% लिया करता था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा
सल्तनत काल में राज्य की जो भूमि होती थी, वैसे तो भूमि कई प्रकार की होती थी, लेकिन 4 प्रकार की जो भूमि है उसको हम देख लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं खालसा भूमि। देखिए दोस्तों, खालसा भूमि होती क्या थी दोस्तों? खालसा भूमि पर सिर्फ सुल्तान का ही अधिकार होता था, ठीक है। तो ये खालसा भूमि हुआ करती थी। एक होती थी दोस्तों व्यक्तियों को दान में दिया गया लगान मुक्त भूमि, यानी कि जो व्यक्ति को जब दान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उस पर टैक्स नहीं होता था, यानी कि ऐसी भूमि। एक होता दोस्तों इक्ता भूमि, जो मैंने आपको पीछे आपको पढ़ा दिया है, यानी कि वेतन के बदले इक्ता यानी कि भूमि दी जाती है, उसको हम इक्ता भूमि कहते हैं। एक होती है दोस्तों अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधिकार वाली भूमि, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। देख दोस्तों, इक्ता भूमि क्या होती थी? मैंने भी आपको बताया था कि नगद वेतन के बदले दोस्तों भूमि दी जाती थी, जिसको हम इक्ता भूमि कहते हैं। और दोस्तों ये किन किन को दी जाती थी? सैनिकों को, असैनिकों को, अमीरों को नगद वेतन ना देकर दोस्तों ये भूमि यानी कि दी जाती, जिसको इक्ता भूमि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं। जो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने भारत में सामंती प्रथा को बिल्कुल समाप्त करके एकता प्रणाली लागू की दोस्तों। और एकता प्रणाली से दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ा गया था दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं सामंती प्रथा को तो उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और दोस्तों एकता प्रणाली लागू करने का सीधा सा अर्थ ये निकलता था कि वो कितने भी सेंट्रल से कोई भी एकता दूर हो तो उस एकता पर नज़र रखी जा सकती थी, यानी कि केंद्र की नज़र एकता पर होती थी। इसीलिए सामंती प्रथा को समाप्त करके दोस्तों एकता प्रणाली लागू कर दी थी इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों बलबन ने तो दोस्तों मुक्ति या प्रांतपतियों पर राजस्व संबंधी कार्यों पर नजर रखने के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको रवाजा कहा जाता था। यानी कि बलबन था दोस्तों, गुलाम वंश का शासक था दोस्तों। इसने मुक्ति और जो प्रांतपति होते थे, जो राजस्व संबंधी जो कार्य करते उन पर नजर रखने के लिए एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति की, जिसको रवाजा कहा गया है दोस्तों। ख्वाजा नहीं है दोस्तों, ये रवाजा है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बलबन ने एकता को जीवन भर प्रदान करने तथा अपने उत्तराधिकारी के हस्तांतर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिए थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दोस्तों। जो फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में बात करेंगे। जो फिरोज शाह तुगलक ने तो दोस्तों एकता व्यवस्था को पुनः परिवर्तित करके एकताओं पर इक्तेदारों को वंशानुगत अधिकार प्रदान कर दिया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि वंशानुगत इक्तेदारों को भूमि प्रदान करने लग गए थे दोस्तों। और सर्वाधिक जो जो बांटा गया था, जो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही बांटा गया था। यानी कि भूमि को जो दान में दिया जाता था वो नगद वेतन के बदले एकता दिया जाता था, वो सर्वाधिक फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही दिया जाता था। देखिए दोस्तों, सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड एक इतिहासकार है, इसने अनुदान कहा है। यानी कि सल्तनत काल में जो सुल्तान के अधिकार से जो मुक्त जो भूमि हुआ करती थी ना, उनको मोरले ने अनुदान कहा। और 3 प्रकार के अनुदान भूमि हुआ करती थी, कौन कौन सी देखिएगा। एक होती है दोस्तों मिल्क, एक वक्फ और एक इनाम, ठीक है, याद रखिएगा। एक होती थी मिल्क, एक वक्फ, देखिएगा दोस्तों ये वक और फ ये है, वक्फ और इनाम। इन भूमि प्रदेश दोस्तों, ये तो दोस्तों राजा द्वारा प्राप्त भूमि होती थी, ये धर्म की सेवा के लिए दी जाती थी, और ये पेंशन के रूप में, ये इनाम के रूप में भूमि दी जाती थी। तो ये अनुदान होता था दोस्तों। और ये तीनों ही दोस्तों इन पर कर नहीं, यानी कि टैक्स नहीं लगता था इनके ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुदान हुआ करता था दोस्तों। ऐसा कहने वाला कौन था? मोरलैंड था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं जहाँ तक किया कि उन भूमियों को राज्य में शामिल कर लिया। जो अनुदान भूमि हुआ करती थी दोस्तों, इन अनुदान भूमियों को तो इल्तुतमिश ने टैक्स लेने के लिए दोस्तों, इस पर कर लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने इन भूमियों को वापस क्या कर दिया? अपने किसानों को वापस लौटा दिया दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आज हमने बात की जो जो रेवेन्यू सिस्टम है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो राजस्व व्यवस्था के बारे में आज हमने बात कर ली है दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।